हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके बारे में हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनका रिडम्पशन किस तरह से होता है, इशू किस तरह से किया जाता है। सारा थेरोटिकल पार्ट जो है वो हम लोगों ने उस वीडियो में देख लिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो पर आप सारी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे जर्नल एंट्रीज की। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटेंसी के प्रॉब्लम जब सॉल्व करने होते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड प्रोफार्मा या स्पेसिफाइड फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब जब हम रिडम्पशन के बारे में या फिर इशू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग जानेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या होता है। तो जर्नल एंट्रीज ऑन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जब देखते हैं हम लोग तो उसके कई सारे टाइप्स हमें देखने मिलते हैं। जैसे कि जो डिबेंचर्स हम लोग इशू करने वाले हैं वो इशू जब करते हैं तो वो फॉर कैश कलेक्शन इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि इंस्टॉलमेंट में आप कैश कलेक्शन करके उसका इशू कर देते हैं। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज कुछ अलग तरह से होंगी। दूसरा जो टाइप है जिसमें हम लोग देखेंगे इशू फॉर कैश कलेक्शन इन लमसम, यानी कि जो कैश कलेक्ट होगा वो लमसम में कलेक्ट होगा, तो इसकी एंट्रीज कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे। इशू फॉर बिजनेस पर्पज़, यानी कि डिबेंचर्स जो इशू हम लोग कर रहे हैं तो वो किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या फिर किसी असेट के परचेज के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए एंट्रीज कुछ अलग तरह से होंगी। इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के तहत हम लोग डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्रीज हमें यहाँ पर देखने मिलेंगी। रिडम्पशन अंडर सिंकिंग फंड मेथड। अब जो सिंकिंग फंड मेथड है, ये सिंकिंग फंड मेथड हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जो हमें डेप्रिसिएशन के चैप्टर में देखा हुआ है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने लिंक दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर आप उस सिंकिंग फंड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में भी जान सकते हैं। तो डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन होगा वो रिडम्पशन सिंकिंग फंड मेथड से होगा, तो उसके लिए किस तरह की जर्नल एंट्रीज होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इन सारे फॉर्मेट के साथ साथ, यानी कि जर्नल एंट्रीज के साथ साथ ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ शेयर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। इशू जो करते हैं हम शेयर्स का, उसी तरह से हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स भी करते हैं। शेयर्स हमारी कंपनी का कैपिटल होता है, तो डिबेंचर्स हमारी कंपनी के लोन के जैसे काम करता है। अब जब इशू हमें करना है तो जिस तरह से हम इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज करते थे, सेम उसी तरह से हम लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर्स की भी एंट्रीज देखने मिलेंगे। अब सबसे पहले हम पहला टाइप देखेंगे हमारा कि इशू फॉर कैश, यानी कि कलेक्शन इन कैश इंस्टॉलमेंट। अब इसमें हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरह से होगी, तो सबसे पहली जर्नल एंट्रीज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पे एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे कि डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए हैं और इशू करने के बाद हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो हमारा जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जो दूसरी एंट्री आती है वो होती है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की। जैसे कि हमने इशू कर दिया, एप्लीकेशन आ गए हमारे, तो एप्लीकेशन जो आए हैं वो अभी बैंक में जमा है, तो उस बैंक में जमा की हुई राशि को हमें ट्रांसफ़र करना है हमारी डिबेंचर्स के अकाउंट में। तो फिर हम लोग इसके लिए एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि अब इसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया डिबेंचर एप्लीकेशन के अकाउंट में। अब जो तीसरी एंट्री है वो है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स में एंट्रीज की थी, पहली एंट्री थी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जिसमें हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक उसी तरह से हमने यहाँ भी एंट्री की है, बस शेयर्स की जगह पर हम लोगों ने डिबेंचर्स के नाम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग एंट्रीज देख रहे हैं डिबेंचर्स की, तो हम बस शेयर्स को हटाएंगे और डिबेंचर्स का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान, मतलब आपको ये एंट्रीज मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री परफेक्ट पता होगी।
तो उसी तरह से हम लोग ये इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज को भी ध्यान में रख सकते हैं और लॉजिकली उसको रिमेन भी कर सकते हैं। तो अगली एंट्री हम लोग देखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब जैसे कि हम लोगों ने डिबेंचर इशू कर दिया है तो उसके ऊपर हमें अलॉटमेंट देना होगा और अलॉटमेंट पर अमाउंट भी ड्यू करनी होगी। तो ठीक उसी तरह से जैसे शेयर्स में होता था, हम लोग यहाँ पर भी एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आएंगी अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड की। तो अलॉटमेंट अमाउंट जब रिसीव्ड होंगी तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो फिर से हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जैसे कि हमें पैसा अलॉटमेंट पर मिला है तो अलॉटमेंट डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसके आगे जो हमारे इंस्टॉलमेंट्स होंगे यानी कि हमारे कॉल्स होंगे उस पर हमें एंट्री करनी है। दोस्तों एंट्रीज बिल्कुल सेम है, बस शेयर्स की जगह हम लोग डिबेंचर्स का नाम ले रहे हैं। तो हमारी एंट्री होगी डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल, और जो भी कॉल्स है उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और कॉल अमाउंट जब हमें रिसीव होगी तो उसकी एंट्री फिर से उसी तरह से होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल होगा वो यहाँ पर हमें लिख देना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज है वो बन जाती हैं। दोस्तों ये एंट्रीज बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स में देखा था। मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र इसलिए कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने उसको जाना है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के भी एंट्रीज कर सकते हैं जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में कैश कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स में होंगे। तो उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हमारी ये जो एंट्रीज है वो एंट्रीज हमें ऑलरेडी पता है, बस हम लोग उसे डिबेंचर्स के नाम में रिवाइज कर रहे हैं। अब अगर हमारे डिबेंचर्स का इशू हमने प्रीमियम में या डिस्काउंट में किया है तो इशू ऑफ शेयर्स में उसकी जो एंट्री होती थी उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाता था। लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर्स में जो प्रीमियम या डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट के टाइम पर ही दिया जाएगा। यानी कि हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नोट दी हुई है कि प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स शुड बी शोन इन द एंट्री ऑन अलॉटमेंट ड्यू। यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोगों को इस चीज को एंट्री में नहीं लाना है। प्रीमियम या डिस्काउंट में अगर हमारे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो उनकी एंट्रीज हम लोग हमारी अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू के टाइम पर कर देंगे। तो ये रही हमारी जर्नल एंट्रीज हमारे कैश कलेक्शन के मेथड में। अब हम अगले मेथड पर जाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि इशू फॉर कैश कलेक्शन इन लमसम। अब जैसे कि हमें पता है हम लोग जब भी डिबेंचर्स इशू करेंगे तो इशू करते वक्त हमारे पास अलग अलग मेथड्स है। पहले हमने देख लिया कैश कलेक्शन इन इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कैश फॉर कलेक्शन इन लमसम। लमसम मेथड में हम लोग कैसे कैश कलेक्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप हम लोग देखेंगे जिसमें इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो डिस्काउंट जो है डिबेंचर जो है वो एट पार इशू किया गया है और उसी के साथ साथ रिडीमेबल एट पार है। यानी कि फेस वैल्यू पर ही उसको इशू किया गया है और फेस वैल्यू पर ही उसको रिडीम किया गया है। यानी कि रीपेमेंट उसका जो है वो फेस वैल्यू पर ही दिया गया है। तो यहाँ पर एंट्री को ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि फेस वैल्यू सेम है इशू के टाइम पर भी और रीपेमेंट के टाइम पर भी। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब जो दूसरा टाइप आएगा जिसमें हम लोग इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार करेंगे। यानी कि डिबेंचर्स जो है वो डिस्काउंट में इशू हो रहे हैं लेकिन उसका रीपेमेंट जो हो रहा है वो एट पार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लमसम जो मेथड है यहाँ पर हम इशू और रिडम्पशन दोनों की एंट्री एक ही साथ कर रहे हैं। यानी कि इशू और रीपेमेंट दोनों भी एक ही साथ एंटर हो जाएगा। तो अब हम लोग ये केस देख रहे हैं जहाँ पर इशू डिस्काउंट में हो रहा है और रीपेमेंट जो है वो एट पार यानी कि फेस वैल्यू पर ही हो रहा है। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब हम लोगों ने जब डिस्काउंट इशू किया है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री होगी।
अब अगला जो टाइप आएगा वो है इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, यानी कि आपने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम में किए हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में आपने इशू किया है, लेकिन जब उसका रीपेमेंट आप कर रहे हैं तो रीपेमेंट एट पार यानी कि फेस वैल्यू के जितना ही कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे कि हम लोग प्रीमियम में इशू कर रहे थे तो प्रीमियम अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। अब अगली जो एंट्री है इशू एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसके लिए मैंने इसको मार्क भी किया है इंपॉर्टेंट एंट्री के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एंट्री। अब इसमें बात समझ लीजिए दोस्तों कि इशू जो है वो एट पार हो रहा है, यानी कि इशू एट फेस वैल्यू में इशू हो रहा है, लेकिन रीपेमेंट जो होगा वो रिडीमेबल एट प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम में रीपेमेंट होगा। यानी कि जब आपने डिबेंचर इशू किया था तो वो फेस वैल्यू पे किया था। मानो आपके फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपीज़ है, तो जब आप इशू कर रहे हैं तो वो 100 रुपीज़ से ही इशू कर रहे हैं, लेकिन जब उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो रीपेमेंट प्रीमियम में हो रहा है, यानी कि प्रीमियम मानो फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट, समझो 110 रुपये में हम लोग उसे रीपेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों को इशू करते वक्त सिर्फ 100 रुपीज़ आए थे, लेकिन रीपेमेंट करते वक्त हम लोगों को उसे 110 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 10 रुपये का लॉस होने वाला है, तो ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। दोस्तों ध्यान से इस एंट्री की ओर देखिए। पहले हम लोगों ने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, फिर हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया है। ये जो लॉस है वो प्रीमियम में हम लोगों ने पेमेंट जो दिया है उसकी वजह से है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि 100 रुपीज़ में इशू किया था, यानी कि इशू करते वक्त हमें पैसे मिले थे 100 रुपीज़, लेकिन जब ये डिबेंचर्स हम लोग रीपे कर रहे हैं तो हमें देने पड़ रहे हैं 110 रुपये, यानी कि 10 रुपये हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। हमारे पास तो 100 रुपये ही आए थे। तो ये जो 10 रुपीज़ हम लोगों को पेड करने हैं वो हमें पेड करने हैं, जो कि हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो वो लॉस हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, उस लॉस को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी इस एंट्री में, जिसे कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम की जो एंट्री होगी वो इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट केस ऐसा है जिसमें इशू डिस्काउंट में होगा और रिडम्पशन प्रीमियम में होगा। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसे भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है इंपॉर्टेंट एंट्री। तो इसमें जब हम लोग इशू कर रहे हैं तो इशू डिस्काउंट में कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो 100 रुपीज़ का डिबेंचर है वो हम डिस्काउंट में इशू करेंगे, यानी कि 90 रुपीज़ में इशू कर देंगे, लेकिन उसका जो रीपेमेंट हमें करना है तो वो प्रीमियम में होगा, यानी कि 100 रुपीज़ का जो शेयर था उसके ऊपर प्रीमियम हमें देना है, यानी कि 100 रुपीज़ के शेयर पर हम लोग प्रीमियम 10 रुपीज़ देंगे समझो, तो हमारा रीपेमेंट होगा 110 रुपये। लेकिन ऑलरेडी हम लोग लॉस में हमारा जो डिबेंचर है वो इशू कर रहे हैं, तो लॉस के ऊपर तो हमें 10 रुपीज़ लॉस हुआ था। जैसे कि 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर्स था वो हम लोगों ने 90 रुपीज़ में से इशू कर दिया है, तो 10 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर हो गया। और रीपेमेंट करते वक्त हम लोग प्रीमियम भी दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज़ प्रीमियम के जा रहे हैं, तो ये जो 10 रुपीज़ अगेन एक्सेस जा रहे हैं तो ये 10 रुपीज़ भी लॉस में आ जाएंगे। तो आपका टोटल लॉस जो है वो 20 रुपीज़ का हो जाएगा। फर्स्ट लॉस जो डिस्काउंट पर हुआ था 10 रुपीज़ का, और सेकेंड लॉस जो प्रीमियम देते वक्त आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं वो हो गया 10 रुपीज़ का, तो टोटल लॉस आपको हो जाएगा 20 रुपीज़ का। तो ये एंट्री इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें डबल लॉस हो रहा है। पहला लॉस हमारा इशू एट डिस्काउंट में हो रहा है और दूसरा लॉस हमारा रीपेमेंट एट प्रीमियम में हो रहा है। तो ये दोनों लॉस को हम लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। बहुत ही ठीक तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को ये बात समझ लेनी है। अब यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दी है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशू एट डिस्काउंट होते हैं एंड रिडीमेबल एट डिस्काउंट होते हैं। दूसरा जो मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर 5 केसेस देखे हैं। इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। दूसरा केस देखा है हमने इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तीसरा केस हमने देखा इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। चौथा केस हमने देखा इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पांचवा केस हमने देखा इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब जब ये 5 केस हम लोग देखते हैं तो हमें ये ध्यान में आएगा कि हम लोगों ने जो रीपेमेंट किया है वो एक तो एट पार किया है, नहीं तो एट प्रीमियम किया है। यानी कि हमारा रीपेमेंट जो होगा वो एट पार होगा या फिर एट प्रीमियम होगा, लेकिन एट डिस्काउंट डिबेंचर्स रिडीम नहीं होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हमें याद रखनी है। डिबेंचर्स का जब रीपेमेंट होगा तो उसके ऊपर किसी भी तरह का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को जो रीपेमेंट हमें देना है वो रीपेमेंट उनका जितना पैसा हमने लिया था उतना हमें देना ज़रूरी हो जाता है। एटलीस्ट उतना पैसा, यानी कि रिडीमेबल एट पार, रीपेमेंट एट पार, रीपेमेंट एट फेस वैल्यू तो हमें करना है, और अगर कंडीशंस रहे तो वो और एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। लेकिन रिडीमेबल एट डिस्काउंट की कोई भी प्रैक्टिस रिडम्पशन में नहीं है। उसी के साथ साथ हम ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अगर हमारे डिबेंचर्स प्रीमियम में इशू करते हैं तो वो प्रीमियम में रीपेमेंट उसका नहीं होगा। यानी कि ऐसी प्रैक्टिस रिडम्पशन में देखने नहीं मिलेगी जहाँ पर इशू भी प्रीमियम में होगा और रिडम्पशन भी प्रीमियम में होगा। जो 5 केसेस हमने अभी अभी देखे हैं, सिर्फ इन 5 केसेस में ही इशू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है और यही हमें ध्यान में रखना है। इशू एट पार होगा, एट प्रीमियम होगा, एट डिस्काउंट होगा, लेकिन रिडीम सिर्फ एट पार या एट प्रीमियम ही होगा। रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट डिस्काउंट में कभी भी नहीं होगा। उसी के साथ साथ इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होगी। सिर्फ जो 5 केसेस हम लोगों ने देखे हैं उन 5 केसेस में ही हम लोगों को एंट्रीज देखने मिलेंगे। बस यही एंट्रीज प्रैक्टिस में आती है। अब अगला केस हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज देखेंगे फॉर बिजनेस परचेसेस के लिए। अब बिजनेस पर्पस के हिसाब से अगर हम लोग हमारे डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से होंगी। फर्स्ट एंट्री होंगी टेकिंग ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज लेने के लिए अगर हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज ली है तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी, अगर एसेट्स लिए हैं तो एसेट्स डेबिट होंगे। टू वेंडर्स अकाउंट, यहाँ पर हम लोगों को परचेस प्राइस लिखनी होगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। अब एसेट्स परचेस किए हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये जो जनरल एंट्री है वो हम लोगों को करनी होती है यहाँ पर। अब इसके बदले में हम लोगों को हमारे डिबेंचर जो है वो इशू करने होते हैं वेंडर्स को, तो उसकी एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये जो एंट्री है उस एंट्री में हम लोगों ने हमारे जो वेंडर है जिसके पास से हम लोगों ने एसेट या लाइबिलिटीज परचेस की है उनको हम हमारे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। अब जब एक्सेस ऑफ परचेस प्राइस ओवर नेट एसेट होगा तो ये जो अमाउंट आएगी वो हम गुडविल को डेबिट कर देंगे, और जब एक्सेस ऑफ नेट एसेट ओवर परचेस प्राइस होगा तो जो अमाउंट आएगी वो हम लोग कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। अब इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी,
जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह की एंट्री हमारे पास नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है, ओनली अ नोट इज टू बी अपेंडेड बिलो द आइटम ऑफ लोन फॉर विच डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। These debentures become real debentures only when the company fails to repay the loan. जब भी हम कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए हमारे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो किसी भी तरह की जर्नल एंट्री उसके लिए पास नहीं की जाएगी। जब कंपनी इस कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन को पेड करने में फेल हो जाती है, एट दैट टाइम ओनली ये जो हमारी कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए इशू किए हुए डिबेंचर्स हैं वो रियल डिबेंचर्स बन जाएंगे और उस वक्त हमें एंट्री पास करनी पड़ेंगी हमारे रियल डिबेंचर्स की। तो ये वाली चीज़ हम लोगों को देखने मिलती है इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज अ लाइबिलिटी। इट विल रिमेन इन द बुक्स टिल द डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स अकाउंट पर यानी कि रिडम्पशन करते वक्त अगर जो प्रीमियम आया हुआ है तो वो प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी में हमें लिखना है और वो तब तक हमारे बुक्स में हमें एंटर करके रखना है जब तक कि हम हमारे डिबेंचर्स डिस्चार्ज नहीं कर देते या रीपेमेंट नहीं कर देते, तब तक वो जो प्रीमियम आया है वो प्रीमियम हमारी लाइबिलिटी रहेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट कुछ इस तरह से है, द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ए कैपिटल लॉस एंड शुड बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट इज रिटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स इन proportion to the benefit enjoyed by different years। अब हमारे इशू करते वक्त जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया था और डिस्काउंट में इशू किया था तो हमें लॉस होता है उस वक्त, तो ये वाला जो लॉस है वो कैपिटल लॉस होता है और वो हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हमें लिखना होता है। अब ये वाला जो लॉस होता है वो राइट ऑफ कैसे होगा, तो सेवरल ईयर्स में हम लोग जो बेनिफिट मिलाएंगे, जो बेनिफिट एंजॉय करेंगे, उस बेनिफिट के साथ साथ ये जो लॉस है वो उसे हम ओवरकम करते रहेंगे। तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड की ओर, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारी सिंकिंग फंड मेथड के बारे में। अब ये जो सिंकिंग फंड मेथड है, इस सिंकिंग फंड मेथड में हमारे जो जर्नल एंट्रीज होते हैं या फिर हमारी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट है। अब इसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके एंट्रीज कैसे कैसे होंगे और इसमें किस तरह से सिंकिंग फंड जनरेट किया जाता है, किस तरह से सिंकिंग फंड इन्वेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर कैसे रिडम्पशन किया जाता है। तो सिंकिंग फंड मेथड से जब लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हर साल के एंड में हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारी पहली एंट्री होगी सेटिंग असाइड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो सिंकिंग फंड मेथड है, इस सिंकिंग फंड मेथड में हमें एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि एनुअली एक अमाउंट जो है वो फिक्स करनी होती है और उतनी अमाउंट हमें हमारे रिडम्पशन के लिए साइड में रखनी होती है। तो ये जो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेटिंग असाइड एक साइड में रख देना है, जिसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रख देंगे। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमारा जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग रिटेन कर देंगे हमारे रिडम्पशन के लिए। अब जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन। जो एनुअल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने बाजू में रख दिया है, जो हम लोगों ने रिजर्व रख दिया है, अब उस कंट्रीब्यूशन को हम लोगों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है उस फंड को अब हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन था उसे अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो जाएंगी हमारी फर्स्ट ईयर की एंट्री। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर, अब जितने सालों के लिए हम लोग ये सिंकिंग फंड मेथड यूज कर रहे हैं उन सभी सालों को ये एंट्रीज सेम तरह से ऑपरेशन में आएंगी। तो सेकेंड ईयर में हमारी एंट्री होगी, जो पहली एंट्री होगी वो पहले साल में जैसी थी, सेटिंग असाइड एनुअल कंट्रीब्यूशन की जैसी ही होगी। जो एंट्री है
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसी के साथ डिबेंचर रिडम्पशन फंड यानी कि डिबेंचर रीपेमेंट फंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजर्व हो जाएगा, जमा हो जाएगा। दूसरी एंट्री जो होगी वो होगी रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि लास्ट ईयर में हम लोगों ने एनुअल कंट्रीब्यूशन था उसकी इन्वेस्टमेंट बनाई थी, तो उस इन्वेस्टमेंट पर अब हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसकी एंट्री इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिला है तो उस इंटरेस्ट की हम लोग यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं। अब ये जो एंट्री है वो कंबाइन एंट्री है रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर टू रिडम्पशन फंड को, यानी कि हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर मिल रहा है, और वो जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसको हम लोग डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कंबाइन एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो इस तरह से ये कंबाइन एंट्री होगी। अब सेकेंड ईयर में जैसे आपने पहले देखा कि हम लोगों ने पहले एनुअल कंट्रीब्यूशन साइड कर दिया है, दूसरी एंट्री देखी कि लास्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट पर हम लोगों को जो इंटरेस्ट मिला था वो इंटरेस्ट हमने दे दिया है। अब जो तीसरी एंट्री होगी वो होगी हमारे सेकेंड ईयर के मतलब करंट ईयर के जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की। अब हमारे जो करंट ईयर का एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो एनुअल कंट्रीब्यूशन प्लस जो अभी अभी हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट, इन दोनों को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इंटरेस्ट की आई हुई जो अमाउंट है वो अमाउंट प्लस एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये दोनों अमाउंट लेकर हम लोग एक नई इन्वेस्टमेंट तैयार कर देंगे। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड ईयर में हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट रेडी कर देंगे जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी सेकेंड ईयर की एंट्रीज भी हो जाएगी। अब हमारी लास्ट ईयर की एंट्रीज, तो लास्ट ईयर की एंट्रीज कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लास्ट ईयर में भी हम लोगों को हमारा जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसे साइड कर लेना है। आप सभी लोगों को पता चल गई है एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, तो वही एंट्री यहाँ पर होगी। उसी के साथ साथ जो दूसरी एंट्री यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर में कर दी है उसके ऊपर हमें साल भर का इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उस इंटरेस्ट की एंट्री भी यहाँ पर हो जाएगी। अब एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर मिला है, तो ये कंबाइन एंट्री है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट होकर उसका बैलेंस नील हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने इस एंट्री को कंबाइन कर दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि थर्ड एंट्री जो है हमारी वो होगी हमारी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि ये लास्ट ईयर है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में हम लोग जो हमारे इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तीन तरह से सेल होती है। एक तो एट पार, जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारी है उसी अमाउंट में अगर वो सेल होती है तो उसे एट पार कहते हैं। तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट हमने सोल्ड कर दी है। अगर ये इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिट में सेल करते हैं तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, जहां पर हम लोगों को जितना प्रॉफिट हुआ है उतनी अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट लॉस में सेल हो रही है तो वाइस वर्सा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट, जहां पर हम लोग लॉस की अमाउंट लिखेंगे, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट बनी हुई थी वो लास्ट ईयर में हम लोग सेल कर देंगे। अब ये सेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर है और इस ईयर में हमें पैसे चाहिए हमारे डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करने के लिए। तो इसलिए जो हम लोग इतने दिनों से सिंकिंग फंड में हमारी एनुअल कंट्रीब्यूशन रख रहे थे, उसकी इन्वेस्टमेंट बना रहे थे, अब ये सारी इन्वेस्टमेंट को हम लोग एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर सेल करते हैं
और ये इससे आई हुई जो अमाउंट है उसी अमाउंट से हम लोग हमारे डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करते हैं। तो अब हम लोग करेंगे हमारे डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट। तो एक्चुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे होता है? अब जैसे कि हमें पता है कि रिडम्पशन एक तो एट पार होगा, नहीं तो एट प्रीमियम होगा। डिस्काउंट में रिडम्पशन नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर नोट भी दी हुई है। तो रिडम्पशन एट पार जब होगा तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब रीपेमेंट एट प्रीमियम होगा तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग हमारा जो एक्चुअल रीपेमेंट है डिबेंचर्स का वो रीपेमेंट यहाँ पर कर देंगे। तो सिंकिंग फंड मेथड में दोस्तों ये एक ध्यान में रखना है हमें कि सिंकिंग फंड मेथड में हमें एनुअली कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व रखना है। जो कंट्रीब्यूशन हम लोग एनुअली रिजर्व कर रहे हैं उसको हमें इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। जिस इन्वेस्टमेंट में हमारी अमाउंट है उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट और नेक्स्ट ईयर का एनुअल कंट्रीब्यूशन इन दोनों को मिला के हमें फिर से नई इन्वेस्टमेंट बनानी है। ये हमें करते रहना है जितने सालों का हमारा डिबेंचर होल्डर का टेन्योर है तब तक। और एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर हमारे जो डिबेंचर्स हमारे पास बने हुए हैं उन डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर देंगे, और सेल करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगी सेलिंग अमाउंट, उस अमाउंट से हम लोग हमारे डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट यानी कि रिडम्पशन कर देंगे। अब लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है उसे क्लोज करने की एंट्री। तो हमारे यहाँ पर जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हम लोग जनरल रिजर्व के अकाउंट में डाल देंगे। तो हमारी एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग हमारी जो लास्ट एंट्री होती है हमारी क्लोजिंग ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड की वो कर देते हैं, जहां पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो बैलेंस आएगा वो जनरल रिजर्व के अकाउंट पर चला जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट देखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड बिफोर क्लोजिंग द फंड अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू फंड अकाउंट। अब देखो कि हमें डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट क्लोज करना होता है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसे हमें पहले क्लोज करना होता है, क्योंकि डिबेंचर जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उस इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सेल के टाइम पर अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है उसे हमें डिबेंचर फंड अकाउंट में भेजना है, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में वो वाली अमाउंट जाएगी। तो अगर हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड पहले ही क्लोज कर देंगे तो ये वाली एंट्री वहाँ पर नहीं जा सकेगी। तो ये ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें पहले क्लोज करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर होने वाला जो भी कोई प्रॉफिट या लॉस है उसे हमें डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। There will be no fresh investment in the last year as the funds would be required for redemption। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर में हम किसी भी तरह की फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में हम लोगों को जो फंड है वो फंड रिडम्पशन के लिए यूज करने हैं। तो हमें पैसों की ज़रूरत होगी, हमें फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो हमारे जो अमाउंट्स है वो अमाउंट्स हमें देखने हैं और पीछे जो इन्वेस्टमेंट की गई है उन इन्वेस्टमेंट को सेल करके हमें हमारे फंड्स रेज करने हैं। तो दोस्तों ये है हमारी सिंकिंग फंड मेथड। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस लॉजिकली हमें इसे याद करना है और लॉजिकली हमें इसे देखना है तो हम लोग इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जर्नल एंट्रीज का ये फॉर्मेट है दोस्तों। अगर इसे आप स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको हर एक एंट्री के बारे में डिस्क्राइब किया है, हर एक एंट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्क्राइब किया है, और वर्किंग नोट्स यानी कि इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि हमें लॉजिकली ध्यान में रखने हैं उसके बारे में भी छोटे छोटे टिप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को फिर से एक बार बहुत गौर से देखेंगे, थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है ध्यान में भी रखने के लिए। तो बहुत ही इजी वे से आप ये जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है वो रिवाइज कर सकते हैं, वो लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये जो जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की वो आपको अच्छी लगी होगी या पता चल गई होगी।
अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी चैनल पर मैंने इशू ऑफ शेयर्स के कई सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। उसी के साथ साथ इशू ऑफ डिबेंचर्स के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और किसी भी कॉमर्स टर्म्स के बारे में जानना होगा तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो नए वीडियोस अपलोड करूंगी उसके बारे में आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। देखते रहिए, लॉजिकली देखते रहिए और इसे समझिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम लेकर आएंगे हमारे इशू एंड रिडम्पशन का। तो तब तक के लिए इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के दोनों वीडियोस, थ्योरेटिकल पार्ट और फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज को स्टडी कीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।